रामायण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय महाकाव्यों में से एक है, जो रावण के प्रसिद्ध राज्य लंका का एक विशद चित्र प्रस्तुत करता है। इस द्वीप राष्ट्र को अद्वितीय ऐश्वर्य और भव्यता के स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। महाकाव्य बताता है कि कैसे लंका में हर इमारत, शाही महल से लेकर सबसे साधारण घर तक चमकते सोने से बनाई गई थी। कीमती पत्थरों से शहर की दीवारें सजी थीं और विदेशी वनस्पतियों और जीवों से भरे हरे भरे बगीचे राज्य को घेरे हुए थे। रामायण का लंका का वर्णन इसकी भव्यता पर जोर देता है और एक शक्तिशाली राजा के रूप में रावण के कौशल को पुष्ट करता है। यह देवताओं द्वारा धन्य एक राज्य की बात करता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां समृद्धि और स्थापत्य चमत्कारों की कोई सीमा नहीं थी। यह चित्रण न केवल राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है, बल्कि उनके द्वारा दर्शाए गए विपरीत मूल्यों को भी उजागर करता है। लंका की सुनहरी भव्यता अंततः रावण के अभिमान और सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक बन जाती है। यह राम की विनम्रता और धर्म या धार्मिकता के पालन के बिल्कुल विपरीत है। रामायण हमें सूक्ष्मता से याद दिलाता है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और नैतिक ईमानदारी में है। ऐश्वर्य और भव्यता की इस छवि ने सदियों से कहानीकारों और कलाकारों की कल्पना को मोहित किया है। इसने इस पौराणिक शहर के संभावित ऐतिहासिक आधार के बारे में बहस और अटकलें भी लगाई हैं। श्रीलंका के द्वीपीय राष्ट्र को पारंपरिक रूप से रावण की लंका के स्थान के रूप में पहचाना जाता है। यह मान्यता भारत और श्रीलंका दोनों की सांस्कृतिक चेतना में गहराई से समाई हुई है। श्रीलंका में कई स्थानों को रावण के राज्य के अवशेष के रूप में जाना जाता है, जो तीर्थयात्रियों और जिज्ञासु यात्रियों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक स्थल सिगिरिया है, जो एक प्राचीन चट्टानी किला है, जिसमें लुभावने भित्ति चित्र और एक आकर्षक इतिहास है। कुछ लोग इसे रावण के महल के अवशेष मानते हैं। इसकी स्थापत्य प्रतिभा और मनोरम दृश्यों को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। एक अन्य स्थल सीता अम्मन मंदिर है, जो हरे भरे पहाड़ी देश में बसा एक साधारण सा ढांचा है। ऐसा कहा जाता है कि यह उस स्थान को चिन्हित करता है जहां सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। जबकि इन स्थलों को निश्चित रूप से रामायण से जोड़ने वाले पुरातात्विक प्रमाण मायावी बने हुए हैं, महाकाव्य के साथ उनका जुड़ाव रहस्य और सांस्कृतिक महत्व की एक परत जोड़ता है। श्रीलंका के परिदृश्य में रामायण के ठोस संबंधों की खोज का कार्य इस प्राचीन कहानी की स्थायी शक्ति के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। ऐतिहासिक लंका की खोज रामायण की स्थायी विरासत का प्रमाण है। ठोस सबूत कभी मिले या नहीं, महाकाव्य अतीत के बारे में हमारी समझ को आकार देता है और इन दोनों राष्ट्रों को एक साथ जोड़ता है। रामायण केवल एक किताब के पन्नों तक सीमित कहानी नहीं है। यह एक जीवंत कथा है जो भारत और श्रीलंका दोनों के सांस्कृतिक ताने बाने में व्याप्त है। यह साझी विरासत दोनों देशों में राम, सीता, हनुमान और यहां तक कि रावण को समर्पित कई मंदिरों, अनुष्ठानों और त्योहारों में स्पष्ट है। भारत में रावण पर राम की विजय की याद में मनाया जाने वाला वार्षिक दिवाली त्योहार श्रीलंका में तमिल समुदाय द्वारा समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी तरह रामायण पारंपरिक श्रीलंकाई नृत्य नाटकों में एक लोकप्रिय विषय है, जो पीढ़ियों से कहानी की स्थायी अपील को प्रदर्शित करता है। महाकाव्य का प्रभाव धार्मिक प्रथाओं से परे है। रामायण के पात्र, उनके गुण और इसकी नैतिक दुविधाएं दोनों राष्ट्रों की सामूहिक चेतना में गहराई से समाई हुई है। यह रोजमर्रा की बातचीत, साहित्य और यहां तक कि राजनीतिक प्रवचन में एक सामान्य संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। रामायण कई मायनों में एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में अपनी स्थिति को पार कर जाता है और भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन जाता है। यह साझी विरासत दोनों देशों के बीच भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पाटते हुए रिश्तेदारी और समझ की भावना को बढ़ावा देती है। लंका सचमुच सोने से बनी थी या नहीं, यह बहस का विषय है। जबकि रामायण के काव्यात्मक वर्णन अकल्पनीय वैभव का चित्र चित्रित करते हैं, साहित्यिक अतिशयोक्ति और प्रतीकवाद की संभावना पर विचार करना आवश्यक है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि लंका का सोना द्वीप के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, उसकी उपजाऊ भूमि
और समृद्ध व्यापार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दूसरों का सुझाव है कि सुनहरी कल्पना रूपक है, जो नैतिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार को उजागर करती है, जिसने रावण के राज्य में भौतिक संपत्ति के बावजूद व्याप्त कर लिया था। रामायण कई प्राचीन महाकाव्यों की तरह गहरे सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रतीकवाद और रूपक का प्रयोग करता है। स्वर्ण लंका की शाब्दिक व्याख्या करने से महाकाव्य के अच्छे बनाम बुरे, इच्छा बनाम धार्मिकता और भौतिक संपत्ति की अल्पकालिक प्रकृति के बारे में अधिक गहन संदेशों पर भारी पड़ सकता है। चाहे शाब्दिक व्याख्या हो या लाक्षणिक, स्वर्ण लंका साजिश और मोहित करती रहती है। यह हमें सतह से परे देखने और रामायण के गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक आधारों में तल्लीन करने के लिए मजबूर करता है। भाग 5, स्वर्णिम अग्रभाग से परे, लंका के प्रतीकवाद की खोज। रामायण में लंका केवल एक भौगोलिक स्थान से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह सांसारिक संपत्ति के आकर्षण, शक्ति के मादक स्वभाव और अनियंत्रित इच्छा के खतरों का प्रतिनिधित्व करता है। रावण की लंका अपने बाहरी वैभव के बावजूद अंततः अंधेरे और अन्याय में डूबे हुए राज्य के रूप में चित्रित की गई है। पवित्रता और सद्गुण के प्रतीक सीता का अपहरण लंका में जड़ जमा चुके नैतिक भ्रष्टाचार का प्रतीक बन जाता है। उसे बचाने और रावण को हराने के लिए राम की खोज को भीतर और बाहर अंधेरे की ताकतों के खिलाफ लड़ाई के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। रामायण हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत भौतिक संपत्ति या सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि धार्मिकता, सत्यनिष्ठा और करुणा में है। लंका का सुनहरा रूप एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें सतही दिखावे से परे देखने और आध्यात्मिक विकास और नैतिक ईमानदारी में सच्चे धन की तलाश करने का आग्रह करता है। लंका की कहानी हमें अपनी इच्छाओं का सामना करने और भौतिक गतिविधियों और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें अपनी लंका को सोने और जवाहरातों से नहीं, बल्कि उन गुणों से बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। भाग 6, श्रीलंकाई परंपराओं में लंका की गूंज। श्रीलंकाई संस्कृति पर रामायण का प्रभाव लंका के स्थान पर बहस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। महाकाव्य ने द्वीप के लोकगीतों, नृत्य, संगीत और यहां तक कि पारंपरिक चिकित्सा की प्रणाली में भी प्रवेश किया है। श्रीलंका में कई कहानियां और किंवदंतियां रामायण की घटनाओं और पात्रों की स्थानीय व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। ये कहानियां अक्सर रावण को अधिक सूक्ष्म रूप में चित्रित करती हैं, उसकी बुद्धिमत्ता, स्थापत्य कौशल और आयुर्वेद के ज्ञान को स्वीकार करते हुए फिर भी सीता के प्रति उसके कार्यों की निंदा करती है। पारंपरिक श्रीलंकाई नृत्य नाटकों में इस्तेमाल किए जाने वाले जीवंत मुखौटे अक्सर राम, रावण और हनुमान जैसे पात्रों को चित्रित करते हैं, जो प्रदर्शन कला में महाकाव्य की स्थायी उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। रामायण से प्रेरित संगीत और गीत श्रीलंकाई समुदायों में गूंजते रहते हैं, पीढ़ियों से कहानी को संरक्षित करते हैं। श्रीलंकाई परंपराओं पर रामायण की छाप भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करने की महाकाव्य की क्षमता को रेखांकित करती है। यह एक सार्वभौमिक कथा और उसकी स्थानीय व्याख्याओं के बीच गतिशील परस्पर क्रिया को उजागर करता है, जो द्वीप राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करता है। भाग 7, रामायण 1, साझी विरासत। रामायण हालांकि भारत में उत्पन्न हुई केवल एक भारतीय महाकाव्य नहीं है, यह एक साझा सांस्कृतिक खजाना है जो दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में गहराई से गूंजता है। स्थानीय रीति रिवाजों, मान्यताओं और कलात्मक संवेदनाओं को शामिल करते हुए महाकाव्य को विभिन्न रूपों में रूपांतरित और पुनः प्रस्तुत किया गया है। ये रूपांतरण मुख्य कथा के प्रति सच्चे रहते हुए पात्रों और उनकी प्रेरणाओं पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। थाईलैंड में रामायण को रामाकीन के नाम से जाना जाता है और यह थाई शास्त्रीय नृत्य और साहित्य का एक अभिन्न अंग है। इसी तरह इंडोनेशिया में रामायण को पारंपरिक छाया कठपुतली थिएटर, जिसे वायंग कुलित के नाम से जाना जाता है, में बुना गया है, जो दर्शकों को अपनी जटिल कठपुतलियों और नैतिक कहानियों से आकर्षित करता है। दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण की यात्रा प्रेम, कर्तव्य, साहस और अच्छाई और बुराई के बीच
लड़ाई के अपने सार्वभौमिक विषयों का प्रमाण है। यह सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने और पहचान और विरासत की साझा भावना पैदा करने के लिए कहानी कहने की शक्ति पर प्रकाश डालता है। भाग 8, भारतीय कला और संस्कृति में लंका और रामायण। राम, सीता और रावण की कहानी सहस्राब्दियों से भारतीय कला और संस्कृति में एक सुसंगत विषय रही है। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक सिनेमा तक महाकाव्य ने अनगिनत कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रेरित किया है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की भारत में अजंता और एलोरा की गुफाओं में रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाले उत्कृष्ट भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं। ये प्राचीन कलाकृतियां भारतीय कारीगरों की महारत और महाकाव्य की स्थायी लोकप्रियता को प्रदर्शित करती है। रामायण की समकालीन भारतीय कला, साहित्य और सिनेमा में पुनर्व्याख्या और पुनर्कल्पना की जाती रहती है। आधुनिक व्याख्याएं अक्सर पात्रों की जटिलताओं और उनके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं का पता लगाती हैं, जो सदियों पुरानी कहानी पर नए दृष्टिकोण पेश करती है। भारतीय कला और संस्कृति में रामायण की स्थायी उपस्थिति इसकी कालातीत अपील को रेखांकित करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को प्रेरित और प्रतिध्वनित करने की महाकाव्य की क्षमता इसकी स्थायी प्रासंगिकता और इसके विषयों की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। भाग 9, निष्कर्ष, लंका की स्थायी कथा। रावण की लंका की कथा चाहे ऐतिहासिक तथ्य में निहित हो या पौराणिक कथाओं के माध्यम से अलंकृत हो, मोहित और साजिश करती रहती है। यह कहानी कहने की स्थायी शक्ति और अतीत, वर्तमान और स्वयं की हमारी समझ को आकार देने की उसकी क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। लंका के रहस्यों को उजागर करने की खोज पुरातात्विक साक्ष्यों या ऐतिहासिक मान्यता की खोज से आगे निकल जाती है। यह हमें मानव स्वभाव की जटिलताओं, शक्ति के आकर्षण और धार्मिकता के महत्व का सामना करने के लिए मजबूर करता है। लंका की कहानी अपने सुनहरे महलों और नैतिक दुविधाओं के साथ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित, चुनौती और प्रतिध्वनित करती रहेगी। यह हमें सतही से परे देखने और उन कहानियों में गहरा अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हम बताते हैं और उन पाठों को जो हम समय के साथ आगे बढ़ाते हैं।